नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में थूक जिहाद के खिलाफ सीएम धामी सख्त। त्योहारी सीजन में खान पान की चीजों में शुद्धता का खास ध्यान रखने के निर्देश, अधिकारियों को निगरानी रखने के आदेश। निकाय चुनाव में हो रही देरी पर फिर गरमाई सियासत। प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सरकार नहीं करवाना चाहती निकाय चुनाव। केदारनाथ उपचुनाव लड़ने से हरक सिंह रावत ने किया इनकार, कहा पार्टी के कार्यकर्ता बनकर करेंगे चुनाव प्रचार, जिता उम्मीदवार तलाश रही कांग्रेस। लालकुआं पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 6 लोगों को किया गिरफ्तार, करीब 3 लाख के नकली नोट बरामद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी देहरादून में विश्व मानक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम में आए स्कूली छात्र छात्राओं को मानक ब्यूरो के महत्व को समझाया और उनके साथ ISI मार्क और हॉलमार्किंग पर चर्चा की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज के वक्त को देखते हुए हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। हमारा ये मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न हों, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उच्च स्तर के हों, उनमें से भी सबसे अच्छे हों। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो भारतीय मानक ब्यूरो ही निभा सकता है। इसलिए हमको अपने सभी उत्पाद और सभी प्रकार के जितनी प्रकार की गतिविधियां हैं, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अन्य कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्र में इनका उपयोग करना चाहिए। चूँकि भारतीय मानक ब्यूरो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, इनके द्वारा जितने भी सामान हैं उनकी गुणवत्ता को एक रजिस्टर्ड किया गया है और उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। और खाद्य विभाग के नाते हमारी जिम्मेदारी होगी कि सरकारी विभागों के द्वारा खरीदारी की जा रही हो या आम जनता के द्वारा खरीदारी की जा रही हो, उसमें मानकों का ध्यान रखा जाए और उनका प्रयोग किया जाए। वहीं उत्तराखंड में बढ़ रहे थूक जिहाद के मामलों के बाद सीएम धामी ने त्योहारी सीजन को देखते हुए शुद्धता पर खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को खान पान की वस्तुओं को लेकर गंभीरता से जांच करने के लिए कहा है। दरअसल उत्तराखंड में थूक जिहाद के आए मामलों के बाद मुख्यमंत्री सख्त नजर आए हैं। सीएम धामी ने एक बार फिर से साफ अल्फाजों में कहा है कि देवभूमि से थूक जिहाद के कलंक को मिटा कर रहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है, और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीज़न आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीज़न में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उत्तराखंड में इन दिनों थूक जिहाद पर सियासत गरमाती दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने थूक जिहाद को लेकर प्रदेश से बाहर के मुसलमानों पर निशाना साधा है, तो वहीं प्रदेश के मुसलमानों के बचाव में नजर आए हैं। अब महेंद्र भट्ट के बदले सुर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर गरमाई सियासत। कौन फैला रहा थूक जिहाद? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। सवालों के घेरे में बाहर के मुसलमान। उत्तराखंड में इन दिनों थूक जिहाद पर सियासत गरमाती दिख रही है। मसूरी और देहरादून से खाने की चीजों पर थूकने का मामला सामने आया तो विशेष समुदाय को लेकर बहस शुरू हो गई, लेकिन इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुसलमानों को ही बांट दिया। थूक जिहाद पर बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसा करने वाले उत्तराखंड के मुसलमान नहीं हैं, बल्कि प्रदेश से बाहर के मुसलमान प्रदेश के भीतर आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सुनिए महेंद्र भट्ट का बयान।
और मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का ये मुस्लिम समुदाय हो नहीं सकता है। वो यहाँ के देवतुल्य स्वरूप को भी समझता है, यहाँ के रहन सहन को भी समझता है, और अनेकों स्थानों पर यहाँ के धार्मिक स्थलों पर उनका जाना होता है। हमारी पद्धति के अनुसार वो पूजा पद्धति भी कई बार अपनाते हुए मैंने उनको देखा है। ये जो भी षड्यंत्र हो रहा है ये उत्तराखंड से बाहर के ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा हो रहा है जो इस देवभूमि के स्वरूप को के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें थराली की घटना हो, उसमें मसूरी की घटना हो, और जिस प्रकार का ये सब घटनाक्रम जब उसका जांच होती है, जब जो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो सीधी सीधी बात वो व्यक्ति उत्तराखंड देवभूमि का नहीं होता है। इसलिए मैं इस बात को बहुत दावे से कह रहा हूँ, यहाँ के मुसलमानों को अब चाहिए कि ऐसे तत्वों के खिलाफ वो भी सख्त कार्रवाई करें। अब महेंद्र भट्ट के इस बयान पर भला विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट को आड़े हाथों लेते हुए मुसलमानों पर दिए गए उन्हीं के बयानों की गिनती करवा डाली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो थूकने वाले प्रकरण सामने आए हैं वह बाहरी मुसलमानों का काम है और उत्तराखंड के मुसलमान, पहाड़ी मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं विनम्रता पूर्वक महेंद्र भट्ट जी से पूछना चाहती हूँ, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में मुफ्ती शामून काजमी, जिन्हें आप बिजनौर से अपना सिरमौर बनाकर लाए हैं, वो कहाँ के मुसलमान की गिनती में आएंगे? और कोरोना काल के समय पर जो आपने लोगों को ये आह्वान किया था, अपील की थी कि जब बाल कटाने जाएं तो हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की फोटो देखकर आप बाल कटाने नाई की दुकान में घुसिएगा, वो कौन से मुसलमान थे? वो बाहरी थे या उत्तराखंड के थे? ऐसे में महेंद्र भट्ट जी अब अपनी निकृष्टतम चालों पर उतर आए हैं, सियासी राजनीति पर उतर आए हैं, क्योंकि उन्हें निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में और केदारनाथ उपचुनाव में यहाँ के सभी नागरिकों का सहयोग चाहिए। बता दें कि थूक जिहाद को लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त संदेश दिया है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद थूक जिहाद को भी उत्तराखंड से मिटाकर रहेंगे। वहीं महेंद्र भट्ट का अचानक यूं उत्तराखंड में रहने वाले मुसलमानों के बचाव में बोलना हैरान तो करता ही है। वहीं सीएम धामी द्वारा थूक जिहाद को लेकर दिए गए बयान का कैबिनेट मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जिस निर्णय को लेकर सख्त नजर आते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब नंबर थूक जिहाद का है। देखिए, अगर आपने देखा होगा, माननीय धामी जी के निर्देशन पर 900 से अधिक मजारों को तोड़ने की हिम्मत करी है तो धामी सरकार ने की है, और आज फिर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मतलब थूक जिहाद ऐसा गिरा हुआ काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे लैंड जिहाद की बात हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान देख रहा था, बेहतर होता वो इसकी निंदा करते। वह कहीं ना कहीं उनके बातों से लगता है वो उसके पक्ष में है, इसलिए उनकी भी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में नियमों के खिलाफ जमीन खरीदने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी के नाम पर जमीन पर हुए सरकार के कब्जे से शुरू हुई। सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश कर दिए गए हैं कि जहां भी जिन प्रयोजनों के लिए भूमि का उन्होंने खरीद फरोख्त की है और उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी ज़मीनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो सरकार में जिन्होंने उन मानकों को तोड़ा है, यानी जिन मानदंडों पर ज़मीनें खरीदी गई थी उनका पालन नहीं किया है, तो ऐसी ज़मीनें सभी सरकार में नहीं देंगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष पहले से ही आरोप लगाता आ रहा है कि हार के डर के कारण सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। तो इसी बीच धामी सरकार ने प्रवर समिति का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है, जिस पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। निकाय चुनाव पर मचा बवाल, फिर बढ़ा प्रवर समिति का कार्यकाल। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर दागे सवाल, सरकार नहीं करवाना चाहती निकाय चुनाव।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस पहले से ही हार के डर के कारण निकाय चुनाव नहीं करवाने का आरोप सरकार पर लगाती रही है, तो वहीं इस बीच धामी सरकार ने प्रवर समिति का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। बता दें कि उत्तराखंड संशोधन विधेयक के लिए विधानसभा ने प्रवर समिति का गठन किया था। विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर समिति को विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से प्रवर समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 1 महीना और प्रवर समिति को समय दिया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव को टालने के लिए ऐसे निर्णय ले रही है। तो यहाँ की जनता के समझ में आ रहा है कि मंशा कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। कभी आपदा का बहाना, तो कभी लोकसभा चुनाव का बहाना, तो कभी कांवड़ यात्रा का बहाना, तो कभी चारधाम यात्रा का बहाना, और अब बहाना ये कि प्रवर समिति निर्णय नहीं ले पा रही है। क्यों? आपसे कौन कह रहा है कि आप 1 महीने में एक ही बैठक करिए? वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जिस विषय को लेकर प्रवर समिति का गठन किया गया है वो एक गंभीर विषय है और ऐसे विषयों पर काम करने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगता है। ऐसा है कि प्रवर समिति जिस विषय को लेकर के गठित की गई थी वो ये एक बहुत गंभीर विषय है और प्रवर समिति ने ये कहा है कि इतने गंभीर विषय पर किसी निष्कर्ष पर एक कम समय में पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसलिए प्रवर समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई है कि ये जो चुनाव है स्थानीय निकाय का, इसको समय पर इसको कर दिया जाए और जो जो विषय प्रवर समिति के समक्ष रखे गए हैं उनके लिए उन्होंने समय मांगा है। प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद सरकार ने इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया था। इसे भी लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा तो कर रही है, लेकिन समय पर चुनाव न करा पाना भी सरकार की ही विफलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मंगलवार को सीएम आवास में कई विभागों में नई नियुक्तियां पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उद्यान विभाग में जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं कृषि विभाग में कृषि एवं भू संरक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। देखिए, कल विभिन्न विभागों के अधिकारी स्तर के जो चयनित हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हमारे उद्यान के जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निदेशक, मुख्य मौसम अधिकारी स्तर के 20 लोगों को नियुक्ति पत्र कर दिए जाएंगे। कृषि एवं भूरिक्षण अधिकारी के 4 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 7,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर बांटे गए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि युवाओं को रोजगार के प्रति हमारी सरकार कितनी चिंतित है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वहीं लक्सर के निरंजनपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिस्सा लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। थोड़ा सा जो झिझक है, उनको ग्रामेटिकली वो फिट है लेकिन उनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको हम उसके लिए इस ढंग के कोर्सेज हम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा, इसलिए मैंने कहा कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। बच्चों की झिझक, सबसे पहली जो झिझक है, इस झिझक के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो झिझक उनकी दूर हो, कैसे बातचीत करनी है, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो इस तरह का हम उनको प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के लिए दावेदारी को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने साफ इनकार कर दिया है। दरअसल केदारनाथ उपचुनाव के लिए हरक सिंह रावत का नाम उम्मीदवारों के तौर पर खूब चर्चाओं में है, जिस पर अब खुद हरक सिंह रावत ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरा करेंगे। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। उस समय मैं रुद्रप्रयाग से विधायक था, सब लोगों ने, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, 3 महीने बाद लिया। सब लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप क्षेत्र का विकास करना है। मेरे समर्थकों ने दबाव डाला कि आप हमारे लिए मंत्री पद ले लो।
तो मुझे अपनी जो एक तरह मैंने संकल्प लिया था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, मुझे लेना पड़ा। मैं धामी और तीरथ रावत के साथ भी मंत्री पद नहीं ले रहा था, तो उस समय भी अमित शाह जी ने बहुत मेरे पर दबाव डाला कि आप मंत्री पद ले लो। तो मैं कई बार क्या होता है कि कई बार आदमी को अपने उसके लिए पीछे हटना पड़ता है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी एमएलए चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर उच्च शिक्षा को पलीता लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लगाई गई रोक को प्रदेश का दुर्भाग्य बताया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज कई विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिसका असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है। बता दें कि कांग्रेस इस मसले पर राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी। प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को आप समाप्त करने की जो साजिश कर रहे हो, उसके खिलाफ हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कल हमारी कांग्रेस पार्टी का एक हायर पावर डेलीगेशन बहुत जल्दी महामहिम राज्यपाल से मिलेगा, क्योंकि वो चांसलर है यूनिवर्सिटीज़ के, और जो 15 सूत्रीय मैंने आपको बातें बताई, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, टीचिंग नॉन टीचिंग में, चाहे एड का मामला हो, एड समय पर नहीं मिलने के कारण 4-4 महीने तनख्वाह टीचर्स को नहीं मिल पाती, वो हमारा राज्य विषय है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का वो तबाह होता जा रहा है, जर्जर हो रहा है, उनकी देखरेख के लिए कोई सरकार की सहायता नहीं है। ये सारी बातें हैं जिनको लेकर के हम महामहिम राज्यपाल से राज्य की सरकार की शिकायत करें। वहीं किच्चा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विद्युत उपखंड पहुंचकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तिलकराज बेहड़ ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसानों और मजदूर तबके के लोगों के लिए नुकसानदायक है। बेहड़ ने बीजेपी पर गरीब विरोधी सरकार का आरोप लगाते हुए गरीबों को लूटने की बात कही है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने प्रीपेड मीटर लगाने जा रहे हैं। बिजली हमको सस्ती देनी चाहिए, यूनिटों में छूट देनी चाहिए, 300-400 यूनिट की छूट देनी चाहिए, और जो प्रदेशों में बिजली में 200-300 यूनिट पंजाब से लेकर दिल्ली तक छूट दी जा रही है। और यहाँ उनका प्रीपेड मीटर, रिचार्ज मीटर, कि जितनी बिजली पैसे डालोगे उतनी बिजली जलाओगे, तो मर जाएगा आम आदमी। ये छोटे छोटे दुकानदार मर जाएंगे, किसान मर जाएंगे, मजदूर मर जाएंगे, जो मजदूरी करते हैं उनके घरों में जब मीटर लग जाएंगे तो कैसे चलाएंगे बिजली। विधायक महोदय अभी विद्युत वितरण खंड किच्छा में अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कुछ लिखित में ज्ञापन में हस्तगत नहीं कराया था, और उनकी जो सभा हो रही थी तो सभा में वो कुछ स्मार्ट मीटर के संबंध में चर्चा की जा रही थी। तो इसमें मैं हमारे जो बिजली के सम्मानित उपभोक्ता हैं उनको ये अपडेट देना चाहूँगा कि जो स्मार्ट मीटर है वो निश्चित रूप से उपभोक्ता फ्रेंडली है। देहरादून के विकास नगर में बीजेपी नेता खालिद मंसूरी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की। दरअसल बीते दिनों बीजेपी नेता खालिद मंसूरी की गिरफ्तारी पर गरिमा दसोनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। अब रिहाई के बाद खालिद मंसूरी ने कांग्रेस पर उनके पारिवारिक मामले को तूल देकर बीजेपी और वक्फ बोर्ड को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ये एक छुटभइये लोग हैं, 2-3 लोग जो कि नंबर 2 के कारोबार में संलिप्त हैं, और हमने हमेशा कि विकास नगर एक गुलदस्ता है और हमने इस गुलदस्ते को हमेशा सजोने का प्रयास किया है, उसे एक खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है। हमने हमेशा इनका विरोध किया है, बस इनको ये चीजें जो है वो मतलब चुभी और इन्होंने हमारा विरोध शुरू कर दिया। वहीं दिनेशपुर में बंगाली समाज के लोगों ने थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल दुर्गा पूजा में शामिल होने के दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों के चालान किए थे और साथ ही बंगाली समाज के कुछ लोगों के साथ बदसलूकी भी की गई थी, जिससे नाराज लोगों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने जाँच का आश्वासन दिया है। तो इन्होंने जब देखा है कि एक भाई को यार वो जानवरों की तरफ पीटा जा रहा है, वो भी पुलिस वाले पीट रहे, तो इन्होंने विरोध किया और इसको समझाया इसके पिताजी को, भाई तुम अभी चुप रहो, तू इनके साथ बहस मत कर, तू अभी ये करा ले जैसे जो करा ले, फिर कल एसएसपी के सोमवार में एसएसपी के बाहर जाके शिकायत करके वो ठीक करेंगे। ये क्या बोले, जब इनकी बातों को सुनकर पुलिस वाले इसके पिता को छोड़कर इसके पीछे पड़ गए और वो कहते ना आतंकवादी के तरह ट्रीट किया।
12 को वहाँ पे चालान करते समय कुछ लोगों की और पुलिस के आपस में बीच में कुछ घटना हुई थी, विवाद हुआ था। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटना भी प्रकाश में आई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में ऑलरेडी अभियोग हमने पंजीकृत किया हुआ है। तो उसी घटना के संबंध में कुछ लोग मिलने के लिए आए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा और कुछ पुलिस के व्यवहार के संबंध में इन लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं। तो इनके आरोपों के संबंध में ज्ञापन उन्होंने दिया है और इस ज्ञापन की हम लोग जांच करेंगे कि जो भी आरोप लगाए हैं और जो अभियोग पंजीकृत है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम की 3 रजिस्टर्ड यूनियनों द्वारा 22 अक्टूबर की रात से 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के संयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि 3 मांगों को लेकर सांकेतिक कार्य बहिष्कार की रणनीति बनाई गई है। 17 से 18 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने, बसों की संख्या में बढ़ोतरी करने की मांग शामिल है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 5 नवंबर से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। अधिसूचित है परिवहन निगम के लिए, सरकार को पावर नहीं है उन रूट को इस तरह से निजी क्षेत्र के लिए खोलने की, लेकिन सरकार ने पहले एसटी जो है घोषित किया इन्हें निजी क्षेत्र के लिए और अब आरटीए की 16 तारीख की बैठक है, उसमें निजी बसों को परमिट देने की। ये सबसे प्राइम रूट है हमारे पास उत्तराखंड परिवहन निगम के पास। अगर इन्हें प्राइवेट बसों को दिया जाएगा तो परिवहन निगम के अस्तित्व में संकट आ जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लालकुआं पुलिस ने नकली नोटों को चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2,98,000 रुपए के 500 नकली नोट बरामद किए हैं। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि 9 अक्टूबर को पुलिस ने एक अभियुक्त को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 9 अक्टूबर को लालकुआं क्षेत्र में एक अभियुक्त के कब्जे से 9,000 रुपये नकली नोट के बरामद हुए थे। उसके बाद में इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, सीओ सिटी, लालकुआं थाने की टीम, उसके साथ में एसओजी की टीम को सम्मिलित करते हुए बड़ी टीम गठित की गई और इस पूरे गिरोह का पता करने का कार्य शुरू किया गया। जो हमारी पुलिस टीम है उसने अलग अलग जगह जब छापेमारी की और अलग अलग लोगों से जो पूछताछ है उसके आधार पर इस सारे गिरोह में शिवम वर्मा को मिला के टोटल 7 लोग जो हैं अब तक हमने गिरफ्तार किए हैं। उधर रुड़की के मंगलौर में एक निजी कंपनी के बाहर बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि उन्हें कंपनी ने 1 महीने के ब्रेक पर भेजा था, लेकिन अब तक नहीं बुलाया और नए कर्मचारियों को रख लिया गया। वहीं हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। किसी को 3 महीने हुए, किसी को 4 महीने हुए, किसी को 5 महीने हुए, बुलाते नहीं है। नवी लड़कियों को वैकेंसी लेते हैं, पुरानों को बुलाते नहीं है। बस इसी मारे हमने ये धरना रखा। कितने दिन का ब्रेक देते थे? 1 महीने का ब्रेक देते थे। 1 महीने का बाद छेड़ा कंपनी। अभी क्या हुआ? अभी क्या रीजन निकला? क्या कुछ जवाब दिया कंपनी ने? हाँ जी, अब तो कहा कि अब लड़कियां आ सकती हैं ब्रेक के साथ। जब जिन लड़कियों को ब्रेक दे रखा उनके अगर वो लड़कियां आएंगी उसके बाद कम है लड़कियां तो नई वैकेंसी लेंगे, इससे पहले लेने के लिए। रुड़की के लंढौर में नियम और कानून को ताक पर रखकर गन्ना कोल्हू स्वामी गुड़ पकाने के लिए भट्टी में कूड़ा और कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कोल्हू में कूड़ा और कपड़े के इस्तेमाल से गांव की आबोहवा दूषित हो रही है और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। पूरा मामला ये है, यहाँ बराबर में मकान है, मेरे दोस्त का छोटा भाई है, मेरे पड़ोस से आया उधर से महल्ले से, इसने मुझे शिकायत दी थी कचरा पड़ा यहाँ। हमने प्लॉट मालिक को बुलाया, वो बोला मुझे नहीं जानकारी, यहाँ सबसे मालूम बोला कोई बताने को तैयार नहीं है। अब यहाँ आए तो बैठा नहीं जा रहा, फिर शमशाद भाई से मिले, इसकी शिकायत भी करी और भी उधर पड़ा पल्ली साइड में। कहाँ से ये कचरा आ रहा है, किस चीज़ के लिए रखा गया? ये चरखी में जा रहा है, यहाँ से चल रहा है और सर जितनी चरखियाँ सभी चरखी में चल रहा है, टोटल चरखी में। उधर गदरपुर में एनडीआरएफ ने मेडिकल इमरजेंसी को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जिसमें तमाम विभागों के कर्मचारियों और आंगनबाड़ी वर्कर्स को किसी हादसे के दौरान दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी। बता दें कि कार्यक्रम में एसडीएम अमीषा गोयल भी शामिल हुई और उन्होंने एनडीआरएफ की इस पहल की तारीफ की। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से जो बेसिक टेक्निक्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के लाइफ स्पैन को उस पर्टिकुलर मोमेंट में बढ़ा सकती हैं, जिससे उसकी डेथ को रोका जा सके, या बहुत सारी टेक्निक्स ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सके, या फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, उसके लिए क्या किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
उत्तराखंड में थूक जिहाद के खिलाफ सीएम धामी सख्त। त्योहारी सीजन में खान पान की चीजों में शुद्धता का खास ध्यान रखने के निर्देश, अधिकारियों को निगरानी रखने के आदेश। निकाय चुनाव में हो रही देरी पर फिर गरमाई सियासत। प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सरकार नहीं करवाना चाहती निकाय चुनाव। केदारनाथ उपचुनाव लड़ने से हरक सिंह रावत ने किया इनकार, कहा पार्टी के कार्यकर्ता बनकर करेंगे चुनाव प्रचार, जिताओ उम्मीदवार तलाश रही कांग्रेस। लालकुआं पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 6 लोगों को किया गिरफ्तार, करीब 3 लाख के नकली नोट बरामद।